हमारे जीवन का आधार है और इसकी रक्षा करना हमारा नैतिक दायित्व है। मेरे सभी साथियों और प्रतिष्ठित निर्णायकगण और सभी अध्यापकगण को मेरी तरफ से सुप्रभात। मैं तेजस्वी सिरोही आज आप सभी का अपने विद्यालय नेकीराम ग्लोबल स्कूल में स्वागत करता हूं। हमारी आज की इस वाद विवाद प्रतियोगिता का विषय है पर्यावरण संरक्षण, व्यक्तिगत जिम्मेदारी या सरकारी नीति। इस विषय का क्या मतलब है? इस विषय का मतलब है कि हम पर्यावरण को कैसे बचा सकते हैं, क्योंकि आज के समय में कोई भी व्यक्ति इसकी ओर ध्यान ही नहीं दे रहा, बल्कि इसको दूषित करने की ओर अग्रसर होते जा रहे हैं। तो अब मैं अपने साथियों को शुभकामनाएं देते हुए मैं और ज्यादा देर ना करते हुए इस वाद विवाद प्रतियोगिता को प्रारंभ करता हूं। तो इसी के साथ मैं आमंत्रित करता हूं पक्ष की ओर से अंशिका को और विपक्ष की ओर से माहिया दाना को, और इनका विषय है भूमि संरक्षण। माननीय निर्णायक मंडल, आदरणीय शिक्षकगण और मेरे प्यारे साथियों, मैं अंशिका चौहान अपनी साथी माही के साथ आज के इस महत्वपूर्ण वाद विवाद प्रतियोगिता में भूमि संरक्षण के पक्ष में बोलने के लिए यहाँ उपस्थित हूँ। मेरा मानना है कि भूमि संरक्षण केवल एक विषय नहीं, बल्कि हमारी सामूहिक जिम्मेदारी और भविष्य की आवश्यकता है। हम सब यहाँ उस धरती माँ की गोद में खड़े हैं जिसने हमें जीवन दिया है, पोषण दिया है। यह भूमि केवल मिट्टी का ढेर नहीं, यह हमारी सभ्यता का आधार है, हमारी संस्कृति का पालन और हमारे अस्तित्व का मूल स्तंभ है। माननीय निर्णायकगण, आदरणीय शिक्षकगण और मेरे साथी प्रतिभागियों, आज हम जिस विषय पर बहस करने के लिए एकत्रित हुए हैं वह है भूमि संरक्षण में सरकार की भूमिका। पक्ष में खड़े मेरे साथी ने सरकार की सफलताओं को पेश किया है, लेकिन आज मैं सरकार के खोखले दावों से पर्दा उठाने आई हूँ। सरकार की नीतियाँ सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जब हम जमीनी हकीकत पर नजर डालते हैं तब पता चलता है कि भूमि का क्षरण आज भी एक गंभीर समस्या बना हुआ है। वन संरक्षण नियम 2022 सरकार द्वारा समय समय पर नियमों में संशोधन किए जाते हैं ताकि भूमि और वन संरक्षण को प्रभावी बनाया जा सके। जल संचयन और बांध निर्माण, सरकार बांध बनकर नदियों के पानी को नियंत्रित करती है, जिससे मिट्टी का कटाव कम होता है और भूमि को उपजाऊ रखने में मदद मिलती है। नहीं, पक्ष भ्रमित है और अपने शब्दों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहा है। सरकार के दावे और वास्तविकता में जमीन आसमान का अंतर है। सरकार भूमि संरक्षण के लिए कानून तो बनाती है, लेकिन उनका निष्पादन प्रभावी ढंग से नहीं हो पाता है। भ्रष्टाचार और राजनीतिक दबाव के कारण कानूनों को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। कई मामलों में भूमि अधिग्रहण, औद्योगिकरण और शहरीकरण के कारण हमारी उपजाऊ भूमि सुखड़ जाती है। मैं विपक्ष के इस दावे से पूरी तरह असहमत हूँ। सरकार ने वनों और उनके संसाधनों की सुरक्षा के लिए वन संरक्षण अधिनियम 1980 जैसे मजबूत कानूनी ढांचे बनाए हैं। मृदा संरक्षण से कृषि भूमि की उत्पादकता बनी रहती है, जिससे देश की खाद्य सुरक्षा सुरक्षित होती है। सरकार जैविक खेती को बढ़ावा दे रही है और जल संरक्षण के उपाय अपना रही है, जिससे भूमि की गुणवत्ता में सुधार हो रहा है। पक्ष के तर्कों में कोई दम नहीं है, वह सिर्फ हवा में बातें कर रहे हैं। आपके तर्क हवाई है, जबकि हमारे पास ठोस तथ्य और आंकड़े हैं। इसके साथ ही पक्ष ने सरकार की योजनाओं और नीतियों को प्रस्तुत किया है, लेकिन क्या ये योजनाएं केवल कागजी घोड़े नहीं हैं जो वास्तविकता की दौड़ में कहीं पीछे छूट गए हैं? हम पूछते हैं, मृदा स्वास्थ्य कार्ड का क्या हुआ जब आज भी भूमि की गुणवत्ता लगातार गिर रही है? सरकार कहती है कि वन क्षेत्र बढ़ रहे हैं, लेकिन क्या वह उन पेड़ों की गिनती करेगी जो विकास के नाम पर काट दिए गए हैं? खैर छोड़ो, मैं अपने पक्ष से एक प्रश्न पूछना चाहूंगी, क्या मुझे अनुमति है? हाँ, बिल्कुल पूछिए। सरकार ने भूमि संरक्षण के लिए क्या क्या योजनाएं बनाई है, क्या मैं जान सकती हूँ? जी बिल्कुल जान सकती हो। सरकार ने मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई
पक्ष से एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी। जी पूछिए। सरकार की भूमि संरक्षण योजनाएं कितनी प्रभावी रही है और इसके क्या-क्या परिणाम हैं? हमारी योजनाएं बहुत प्रभावी है। हमने वनीकरण, भूशरण नियंत्रित और जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं। इन योजनाओं के तहत कई हेक्टेयर भूमि को बहाल किया गया है और किसानों को जागरूक किया गया है। पक्ष और विपक्ष दोनों ने अपनी बात रखी। सरकार ने अपनी उपलब्धियां गिनाई और विपक्ष ने कमियां उजागर की, लेकिन इस वाद विवाद का सार क्या है? हमें यह समझना होगा कि यह मुद्दा सिर्फ राजनीति का नहीं, यह मुद्दा हमारी आने वाली पीढ़ियों के अस्तित्व का है। धन्यवाद। बहुत अच्छा प्रदर्शन किया अंशिका और माहिया धाना ने। आशा करता हूँ आपको अच्छा भी लगा होगा और कुछ ना कुछ सीखने को भी मिला होगा भूमि संरक्षण के बारे में। अब मैं आमंत्रित करता हूँ पक्ष की तरफ से सना को और विपक्ष की तरफ से प्रियांशी को। इनका विषय है वायु प्रदूषण अधिनियम 1981। माननीय निर्णायक मंडल, सम्मानित उपस्थित जनों और मेरे प्रतिपक्ष के आदरणीय साथियों, मैं सना आज अपनी सहपाठी प्रियांशी के साथ इस मंच पर उपस्थित हूँ इस महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए। वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1981 मात्र एक कानून नहीं, यह हमारे आने वाली पीढ़ियों के जीवन का संकल्प है। यह वह कवच है जो हमारे फेफड़ों को जहर से बचाने के लिए बनाया गया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह कवच सच में मजबूत है या कागज पर लिखे शब्दों का एक भ्रम? बिल्कुल सही कहा कि यह अधिनियम हमारे भविष्य की रक्षा का कवच है, लेकिन किसी भी कवच की मजबूती इस बात पर निर्भर करती है किसे पहना कौन रहा है। अधिनियम के प्रावधानों का अपर्याप्त कार्यान्वयन। यह अधिनियम 40 से अधिक वर्षों से अस्तित्व में है, फिर भी वायु प्रदूषण भारत में एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। यह इस बात का संकेत है कि अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी ढंग से लागू नहीं किया गया है। आपकी बात में भावना है, लेकिन क्या इसमें समाधान है? हाँ, इसमें समाधान है। हमें कानून को और सख्ती से लागू करना होगा। वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1981 के तहत वायु प्रदूषण की परिभाषा स्पष्ट है। प्रदूषण तत्वों की सूची है, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना है और उद्योगों पर सीमाएं तय हैं। केंद्रीय और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों CPCB, SPCBS की सीमित शक्ति बोर्डों के पास प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त प्रावधान नहीं है। कई मामलों में बोर्डों के आदेशों को कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और वे अक्सर निष्क्रिय रहते हैं। इस अधिनियम का उद्देश्य केवल हवा की शुद्धता नहीं, बल्कि जन स्वास्थ्य, पर्यावरण संतुलन और आर्थिक विकास की स्थायी मार्ग बनाना है। लेकिन यदि सरकार और जनता दोनों ही मिलकर इसे गंभीरता से ना ले, तो कानून भी अपनी शक्ति खो देता है। अधिनियम के तहत लगाए गए मामलों की सुनवाई में अक्सर बहुत देर होती है, जिससे अपराधियों को सजा मिलने की संभावना कम हो जाती है। ये कानूनी प्रक्रिया को कमजोर करता है और अपराधियों को बच निकलने का मौका देता है। देखिए, अगर आप सिर्फ बोलना चाहते हैं और सुनना नहीं, तो यह डिबेट नहीं, एक पक्षीय भाषण बन जाएगा। हम मोबाइल चार्ज करने के लिए तो बिजली ढूंढते हैं, लेकिन धरती को रिचार्ज करने के लिए एक पेड़ भी नहीं लगाते। क्या ये सही है? आपकी बात सुनकर अच्छा लगा, लेकिन किसी पेड़ लगाकर ही धरती को रिचार्ज किया जाता तो सरकार कानून क्यों बनाए जाते? वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1981 इसलिए बनाया ताकि हर नागरिक अपनी जिम्मेदारी समझे, सिर्फ बात न बनाए बल्कि कार्रवाई करे। जी बिल्कुल, कानून अकेले चमत्कार नहीं कर सकता, लेकिन वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1981 का मकसद सिर्फ दंड देना नहीं है, बल्कि लोगों में जागरूकता और जिम्मेदारी पैदा करना भी है।
जल बचाइए और आने वाली पीढ़ियों को एक सांस लेने लायक दुनिया दीजिए। पर्यावरण को बचाइए, तभी जीवन बचेगा। धरती माँ है और माँ को घायल करके कोई तरक्की नहीं, विनाश करता है। धन्यवाद। सना और प्रियांशी ने अपने विषय वायु प्रदूषण अधिनियम 1981 के पक्ष और विपक्ष में बहुत ही अच्छा बोला। आशा करता हूं कि आप सभी को पसंद आया होगा और आप सभी इसके बारे में कुछ ना कुछ सीखे होंगे। तो अब मैं बुलाना चाहूंगा पक्ष की ओर से अनुष्का को और विपक्ष की ओर से नैना को। इनका विषय है वन संरक्षण अधिनियम 1980। माननीय निर्णायक मंडल, आदरणीय शिक्षकगण और मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अनुष्का अपनी साथी नैना के साथ आज हम दोनों एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो हमारे देश की धरती की हरियाली और हमारे पर्यावरण के अस्तित्व और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य से जुड़ा है। यह विषय है वन संरक्षण अधिनियम 1980। आज मैं वन संरक्षण अधिनियम 1980 के पक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। सबसे पहले आइए सच्चाई पर गौर दें। यह अधिनियम क्यों बनाया गया था? सन 1980 से पहले भारत में जंगलों की अंधाधुंध कटाइयाँ हो रही थी। पेड़ों को व्यावसायिक लाभ के लिए काटा जा रहा था, जिससे पर्यावरण असंतुलित हो रहा था। जलवायु परिवर्तन की शुरुआत दिखने लगी थी और जीव जंतुओं का अस्तित्व संकट में पड़ गया था। तभी सरकार ने समझा यदि अभी कदम नहीं उठाया गया तो आने वाली पीढ़ियों को शुद्ध वायु और हरियाली इतिहास की किताबों में मिलेंगे। इसी सोच से वन संरक्षण अधिनियम 1980 अस्तित्व में आया। मैं आज इस सदन में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के कुछ पहलुओं पर विपक्ष की ओर से अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित हुई हूँ। हम सभी इस बात से सहमत हैं कि पर्यावरण और वन संपदा का संरक्षण अत्यंत आवश्यक है, लेकिन कोई भी कानून तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक वह अपने उद्देश्यों और व्यावहारिक संतुलित ना हो। हमें यह देखना जरूरी है कि क्या यह अधिनियम अपने उद्देश्यों को पूरे समाज के हित में उचित रूप से पूरा कर रहा है या नहीं। मैं अपने विपक्ष साथी से बताना चाहती हूँ, इस अधिनियम ने बिना अनुमति किसी भी वन भूमि को अन्य कार्य जैसे उद्योग, खनन या निर्माण के लिए उपयोग करने पर रोक लगा दी। इससे हमारा जंगल सुरक्षित हुआ, वृक्षों की कटाई पर नियंत्रण हुआ और पर्यावरण संतुलन बना रहा। आंशिक रूप से हाँ, पक्ष बस बातें बना रहा है, लेकिन अवैध कटाई और भूमि उपयोग परिवर्तन अब भी चुनौती है। वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत राज्य सरकारों को अपने ही राज्य की वन भूमि के उपयोग में बदलाव करने के लिए केंद्र सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है। यह न सिर्फ संघीय ढांचे का उल्लंघन है, बल्कि विकास परियोजनाओं में अनावश्यक विलंब भी करता है। यहाँ मैं बताना चाहूंगी कि पेड़ ही पृथ्वी के फेफड़े हैं। यदि वन न हो तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी, वर्षों का पैटर्न बिगड़ेगा और पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ेगा। इस अधिनियम ने वनों की रक्षा कर जलवायु को रोकने में अहम भूमिका निभाई है। अब मैं अपने विपक्ष साथी से यह पूछना चाहती हूँ, पेड़ों को पृथ्वी के फेफड़े क्यों कहा गया है? विपक्ष मेरे सवाल का उत्तर क्यों नहीं दे रहा? क्या उसके पास कोई जवाब नहीं है? जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कई राज्यों में सड़क, अस्पताल या स्कूल बनाने की परियोजनाएं
और आधारभूत संरचनाओं के निर्माण में बाधा बन के आता है। अधिनियम में जितना जरूरी है उतना लचीलापन नहीं है, जिससे विकास और संरक्षण के बीच उचित संतुलन बन सके। हाँ, सही कहा। यह कानून हमें सिखाता है कि विकास तो जरूरी है, लेकिन ऐसा विकास जो प्रकृति के साथ संतुलन न बनाकर चले। अधिनियम ने विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन की एक नई सोच दी है। मेरे विपक्ष साथी से मेरा सवाल, अधिनियम ने किस चीज के बीच संतुलन की एक नई सोच दी है? अधिनियम ने विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन को एक नई सोच दी है। यह भी देखा गया है कि कई बार अधिनियम के प्रावधानों का दुरुपयोग कर रिश्वतखोरी और लालफिताशाही को बढ़ावा मिला है। अधिकारी अपनी मनमानी करते हैं और परियोजनाएं अटक जाती हैं। इस अधिनियम के कारण समाज में पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी की भावना बढ़ती है। स्कूल, कॉलेज और ग्राम पंचायतों ने वन संरक्षण के अधिनियम शुरू हुए और जो इस अधिनियम की सबसे बड़ी सफलता है। यह अधिनियम 1980 में बनाया गया था, जब न तकनीक थी न वर्तमान जैसी जनसंख्या। आज आवश्यकता है कि इसमें व्यापक संशोधन किया जाए ताकि यह आधुनिक समय की चुनौतियों के अनुकूल हो। मेरे पक्षी साथी से मेरा एक सवाल है, क्या आज का भारत उसी कानून से संचालित किया जाना चाहिए जो 45 साल पुराना है? पक्ष के तर्कों में कोई दम नहीं है, यह सिर्फ हवा में बातें कर रहे हैं। यह हवाबाजी नहीं बल्कि मेरी आवाज है जिसे आप दबा नहीं सकती। यह कोई हवाबाजी नहीं है, ये समझिए, आपको उत्तर ही नहीं आता। हाँ, जैसा तुम्हें समझना है समझ लीजिए। हाँ जी जरूर। आज का भारत 45 साल पुराने कानूनों से तो नहीं बल्कि समय के अनुसार बदले हुए कानूनों से संचालित होना चाहिए। मेरा निष्कर्ष यह कहता है, यदि हमको अपना वनों को नहीं बचाया तो ना तो स्वच्छ हवा बचेगी, न जल न जीवन। वन संरक्षण अधिनियम 1980 केवल एक कानून नहीं बल्कि हमारी धरती की रक्षा की प्रतिज्ञा है। जैसे कि कहा गया है, यदि वृक्ष है तो भविष्य है। इसके लिए मैं दृढ़ता से कहना चाहती हूँ, वन संरक्षण अधिनियम 1980 हमारे देश और हमारे धरती के लिए वरदान सिद्ध हुआ है। धन्यवाद। पक्ष बस बातें बना रहा है और कुछ काम नहीं है क्या? मेरी बात का निष्कर्ष यह है कि हम वन संरक्षण के विरोधी नहीं, लेकिन हम इस अधिनियम की कठोरता, असंतुलन और व्यावहारिक समस्याओं की ओर ध्यान दिला रहे हैं। यदि पर्यावरण बचाना है तो वह जन भागीदारी, तकनीकी नवाचार और व्यावहारिक नीति से ही संभव होगा, ना कि कोई पुराने कानूनों से। हम सरकार से मांगे करते हैं कि इस अधिनियम की पूर्ण समीक्षा की जाए, स्थानीय समुदायों को अधिकार मिले और केंद्र राज्य समन्वय को मजबूत किया जाए। धन्यवाद। अनुष्का और नैना ने बहुत ही अच्छे तरीके से अपने विचार प्रस्तुत किए और आपको शायद अच्छा भी लगा होगा। अब मैं आमंत्रित करता हूं पक्ष की तरफ से चेल्सी को और विपक्ष की तरफ से मानवी को, और इनका विषय है ऊर्जा नीति 2009। नमस्ते, मेरा नाम चेल्सी खारी है। आज मैं आप सभी को अपनी साथी मानवी के साथ एक महत्वपूर्ण विषय पर बहस करने जा रहे हैं जो हमारे सामाजिक जीवन को प्रभावित करता है। यह बहस न केवल हमारे विचार को स्पष्ट करेगी बल्कि हमारे दृष्टिकोण का समझाने का अवसर भी प्रदान करेगी। आइए अपने तर्क और विचारों को लेकर पक्ष व विपक्ष के साथ इस बहस में भाग लें। इसके बावजूद मेरे नाम में यह भी सच है। अब आइए अपनी बहस शुरू करें और ऊर्जा नीति सन 2009 पर अपने विचार प्रस्तुत करें। हम उम्मीद करते हैं कि बहस ज्ञानवर्धक और रोचक होगी। आर्थिक विकास पर प्रभाव। ऊर्जा नीति संगठनों ने देश के आयोगिक और आर्थिक विकास को नई गति दी है। इस नीति के कारण ऊर्जा उत्पादन और वृद्धि में सुधार हुआ है, जिससे देश की विकास दर तेजी से बढ़ी है। यह नीति निवेशों के लिए नया अवसर पैदा करती है और भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में ले जाती है। नीति में ऐसे प्रावधान हैं जो स्थानीय समुदाय को ऊर्जा परियोजना से जोड़ते हैं। इससे ग्रामीण क्षेत्र के रोजगार के अवसर बढ़े हैं और बिजली की पहुंच
जिससे विकास की गति को बढ़ाया जा सके। सरकार का कहना है कि ऊर्जा नीति से बदलाव देश अधिक पारदर्शी, सक्षम और ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेगा। सरकार निवेशकों को प्रोत्साहित कर ऊर्जा क्षेत्र में निवेश बढ़ा रही है, जिससे देश की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत हो रही है। ऊर्जा नीति संशोधन ने देश के आर्थिक और आर्थिक विकास को नई गति दी है। ऊर्जा नीति देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत बनाती है। इस नीति में ऊर्जा के सही और बचतपूर्ण प्रयोग को बढ़ावा मिलता है, जिससे ऊर्जा की बर्बादी कम होती है। मैं अपने पक्ष से साथी से यह प्रश्न पूछना चाहूंगी, ऊर्जा नीति 2009 से निवेशकों को क्या लाभ हुआ? इस नीति ने निवेशकों के लिए नया अवसर पैदा किया, जिससे भारत आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में आगे बढ़ सके। सरकार चाहती है कि सभी दल ऊर्जा नीति सन 2000 का समर्थन करें, ताकि देश ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने। ऊर्जा क्षेत्र निवेश में बढ़ाकर विकास और रोजगार के अवसर पैदा कर रही है। सरकार ऊर्जा क्षेत्र में तय नियमों और मानकों का पालन कर यह नीति को सफल बना रही है। सरकार ने ऊर्जा नीति बनाकर देश के विकास की दिशा तय की। सरकार ने ऊर्जा क्षेत्र में निवेश और नवाचार को बढ़ावा दिया। सरकार नीति के सही क्रियान्वयन की निगरानी करती है। मैं अपने पक्ष के साथी से यह प्रश्न पूछना चाहूंगी, आप इस नीति के पक्ष में क्यों हैं? क्योंकि यह नीति देश को आत्मनिर्भर बनाती है, पर्यावरण को सुरक्षित रखती है और आर्थिक विकास के नए अवसर खोलती है। पक्ष का आरोप है कि ऊर्जा नीति के कुछ पहलू आर्थिक विकास को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकते हैं, जिससे देश की आर्थिक प्रगति धीमी हो सकती है। इससे देश की आर्थिक विकास को दर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। विपक्ष ने कहा है कि ऊर्जा नीति के कुछ प्रावधान स्थानीय समुदायों के हितों को प्रभावित कर सकते हैं, खासकर उनके अधिकारों और पारंपरिक ज्ञान के संदर्भ में। इससे स्थानीय समुदायों के साथ विवाद हो सकता है और ऊर्जा परियोजनाओं को लागू करने में परेशानी हो सकती है। मैं अपनी विपक्ष साथी से यह प्रश्न पूछना चाहूंगी, क्या अगर नीति इतनी सफल थी तो आज भी ऊर्जा संकट क्यों है? क्योंकि नीति का क्रियान्वयन कमजोर रहा और कई योजनाएं सिर्फ कागजों पर ही सीमित रह गई, जमीन पर उसका असर नहीं दिखा। विपक्ष की मांग है कि सरकार ऊर्जा नीति में बदलाव करे, इसे अधिक पारदर्शक और स्थिर बनाए। विपक्ष की मांग है कि सरकार निवेशकों को प्रोत्साहन दे और ऊर्जा क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा दे। ऊर्जा नीति देश की ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा देती है। ऊर्जा नीति आर्थिक विकास को बढ़ावा देती है। ऊर्जा नीति ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देती है। सरकार विपक्ष से ऊर्जा नीति पर समर्थन की मांग कर सकती है। सरकार ऊर्जा क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए निजी क्षेत्र से मांग कर सकती है। सरकार ऊर्जा क्षेत्र के लिए निर्धारित नियमों और मानकों का पालन करने की मांग कर सकती है। सरकार ऊर्जा नीति का निर्माण और उसे लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। सरकार ऊर्जा क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन प्रदान कर सकती है। मैं अपनी साथी से यह पूछना चाहूंगी कि सरकार के इतने प्रयास के बावजूद भी यह नीति देश के बिजली का संकट खत्म हुआ नहीं। आज भी कई गांव अंधेरे में है। नीति जमीनी स्तर पर पूरी तरह लागू नहीं हुई। अब मैं अंत में यही कहना चाहूंगी कि चाहे हम पक्ष में हो या विपक्ष में, हमारा लक्ष्य एक ही होना चाहिए, देश का विकास और जनता की भलाई। धन्यवाद। आप सबने देखा कि किस तरह पक्ष और विपक्ष ने अपने विचार दिए ऊर्जा नीति के बारे में। तो अब मैं बुलाना चाहता हूं पक्ष की ओर से इंदु को और विपक्ष की ओर से सिया को, और इनका विषय है जल संरक्षण नीति 2012। आदरणीय निर्णायक मंडल, माननीय शिक्षकगण, मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं इंदु चौहान आज अपनी साथी सिया के साथ जल संरक्षण नीति 2012 के विषय पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए उपस्थित हूँ। एकीकृत जल प्रबंधन,
यह नीति जल संसाधनों के नियोजन, प्रबंधन और उपयोग के लिए एकीकृत दृष्टिकोण पर जोर देती है, जो जल की कमी और वितरण में असमानता जैसी समस्याओं को हल करने का प्रयास करती है। अब मैं अपनी विपक्षी साथी को अपने विचारों को रखने का अवसर देती हूँ। पारंपरिक जल स्रोतों की उपेक्षा। नीति में आधुनिक तकनीकों पर ज्यादा जोर दिया गया है, जबकि सदियों से चले आ रहे तालाबों, बावड़ियों और अन्य पारंपरिक जल संचयन प्रणालियों के पुनरुद्धार की बात नहीं की गई है। जल को आर्थिक वस्तु मानना। नीति में पीने के पानी और स्वच्छता जैसी प्राथमिकताओं को पूरा करने के बाद जल को एक आर्थिक वस्तु मानने की बात कही गई है। शहरीकरण और प्रदूषण। शहरी क्षेत्रों में बढ़ती आबादी और औद्योगिक कचरे से जल स्रोतों का प्रदूषण एक बड़ी समस्या है, जिसे नीति में प्रभावी ढंग से संबंधित नहीं किया गया है। पानी के अधिकार को लेकर अस्पष्टता। नीति में जल को एक आर्थिक वस्तु मानने की बात की गई है, जो पानी के मौलिक अधिकार पर सवाल खड़ा करता है। क्या जल को एक आर्थिक वस्तु मानना गरीबों और वंचित वर्गों के साथ अन्याय नहीं है? बिल्कुल नहीं। इसका उद्देश्य जल के संरक्षण और कुशल उपयोग को बढ़ावा देना है, क्योंकि मुफ्त या कम कीमत पर मिलने वाला जल अक्सर व्यर्थ हो जाता है। नहीं, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। नीति में जल के निजीकरण की बात को बढ़ावा देने की संभावना है, जिससे पानी एक बुनियादी अधिकार के बजाय एक महंगी वस्तु बन सकता है, जिसका सीधा असर गरीबों पर पड़ेगा। समुदायों की भागीदारी। नीति जल संसाधन प्रबंधन और पारंपरिक प्रथाओं और स्थानीय सामग्रियों को शामिल करके सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित करती है, जिससे स्थानीय समुदायों द्वारा जल क्षेत्रों का प्रबंधन और रखरखाव बेहतर हो सके। पारिस्थितिक और पर्यावरण की अनदेखी। नीति में नदियों, झीलों जैसे पारिस्थितिक तंत्रों के लिए संरक्षण के लिए कोई प्रभावी रणनीति नहीं है, जिससे पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूलन। नीति में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को ध्यान में रखते हुए जल संसाधनों की संरचनाओं के डिजाइन और प्रबंधन के लिए अनुकूल रणनीतियों पर जोर दिया गया है। यह जल उपयोग के लिए बेंचमार्क विकसित करने और जल लेखा परीक्षण, वाटर ऑडिट को बढ़ावा देने की भी सिफारिश करती है, ताकि पानी का कुशलतापूर्वक उपयोग सुरक्षित हो सके। अब मैं अपने पक्ष के साथी से एक सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या मुझे अनुमति है? हाँ, बिल्कुल। क्या राष्ट्रीय जल नीति 2012 भविष्य की जल चुनौतियों से निपटने के लिए पर्याप्त है, या इसमें बदलाव की आवश्यकता है? हाँ, बिल्कुल। राष्ट्रीय जल नीति 2012 भविष्य की जल चुनौतियों से निपटने के लिए पर्याप्त है। नहीं, मैं आपके इस जवाब से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। राष्ट्रीय जल नीति 2012 भविष्य की सभी जल चुनौतियों से निपटने के लिए पर्याप्त नहीं है और इसके कुछ प्रावधानों में बदलाव की आवश्यकता है। हालांकि इस नीति में जलवायु परिवर्तन, सामुदायिक भागीदारी और जल संरक्षण जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। प्रदूषण नियंत्रण और जल साक्षरता। नीति जल क्षेत्रों में बढ़ते प्रदूषण की समस्या को स्वीकार करती है और इसे संबोधित करने की बात करती है। साथ ही यह जल क्षेत्र में विभिन्न भागीदारों की क्षमता निर्माण के लिए जल साक्षरता हेतु एक राष्ट्रीय अभियान शुरू करने की आवश्यकता पर भी बल देती है। अब हम अपनी वाणी एवं विचारों को विराम देते हैं और हम सभी से जल संरक्षण का अनुरोध करते हैं, ताकि हमारी पीढ़ी को इस समस्या से ना जूझना पड़े। धन्यवाद। इंदु और सिया ने बहुत ही अच्छा बोला। इन्होंने अपने पक्ष और विपक्ष के विषय को इतनी अच्छी तरीके से बोला और आपको समझ में भी आया होगा। तो अब मैं आमंत्रित करना चाहता हूं पक्ष की ओर से प्राची को और विपक्ष की ओर से इल्मा को। इनका विषय है जैव विविधता। नमस्कार, मैं प्राची विधुड़ी आज इस बहस प्रतियोगिता में जैव विविधता संरक्षण के पक्ष में बोलने जा रही हूँ। मेरी विपक्षी साथी इल्मा है जो इस विषय के विपक्ष में बोलेंगी। मैं अपने विषय के
माननीय निर्णायकगण, आदरणीय गुरुजनों और मेरे सामने बैठे काल्पनिक आदर्शों में डूबे विरोधी दल, मैं इल्मा इस मंच पर उपस्थित हूँ उस भावुक, अव्यावहारिक और विकास विरोधी विचारधारा के विरोध में जिसे जैव विविधता संरक्षण का मनमोहक नाम दिया जाता है। पक्ष आपको प्रकृति की नैतिकता और हर जीव के अधिकार पर लंबी चौड़ी बातें बताएंगी, लेकिन मैं आपसे पूछती हूँ कि क्या ये उस गरीब किसान की नैतिकता पर बात करेंगी जिसे एक संरक्षित क्षेत्र बनाने के लिए उसकी पैतृक भूमि से बेदखल कर दिया जाता है। मैं अपने विषय के पक्ष में यह दृढ़ता से कहना चाहती हूँ कि जैव विविधता संरक्षण केवल एक पर्यावरणीय आवश्यकता नहीं है, बल्कि यह मानव सभ्यता के निरंतर अस्तित्व और समृद्धि के लिए एक निरंतर आधारशिला है। हमारे ग्रह पर मौजूद पौधों, जानवरों और सूक्ष्म जीवों के जटिल पारिस्थितिक तंत्रों की विशाल विविधता ही हमें वह अमूल्य पारिस्थितिक तंत्र सेवाएं प्रदान करती हैं जिन पर हमारा जीवन निर्भर है। कल्पना कीजिए, शुद्ध हवा, साफ पानी, उपजाऊ मिट्टी और भोजन के स्रोत, ये सब जैव विविधता के अटूट ताने बाने से ही उत्पन्न होते हैं। यदि यह ताना बाना टूटना शुरू हो जाए तो हमारे जीवन के स्तंभ ढह जाएंगे। जैव विविधता औषधियों का एक विशाल भंडार है जिसकी बदौलत हमने कई जानलेवा बीमारियों का इलाज ढूंढा है और भविष्य में भी ये कई अनसुलझे रहस्यों का समाधान प्रदान कर सकती है। यह केवल भौतिक लाभ तक सीमित नहीं है, बल्कि वनों, पहाड़ों और महासागरों का सौंदर्य परख और सांस्कृतिक मूल्य भी अतुलनीय है। यह हमारे पर्यटन को बढ़ावा देता है और कई समुदायों की पहचान से जुड़ा हुआ है। मजबूत और विविध पारिस्थितिक तंत्र कार्बन अवशोषण और प्राकृतिक आपदाओं के प्रतिरोध में बफर का काम करता है। अब मैं अपनी विपक्षी साथी से एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि क्या हम नैतिक रूप से इतने दिवालिया हो गए हैं कि अपनी लालच और स्वार्थ के लिए लाखों वर्षों के विकास के परिणाम को पल भर में नष्ट कर दें? हाँ, और यह दिवालियापन किसी बाजार का नहीं बल्कि शताब्दी की नियत का है। मैं आपसे पूछती हूँ, यदि आप नैतिक रूप से दिवालिया नहीं है तो जैव विविधता अधिनियम के तहत स्थानीय समुदायों को वास्तविक लाभ का बंटवारा क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि आपका लालच जमीन के मालिक को नहीं बल्कि लाभ उठाने वाले कॉर्पोरेट को खुश करना है। जी नहीं, जैव विविधता का संरक्षण हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। भावी पीढ़ियों के लिए एक स्वस्थ और जीवंत ग्रह सुनिश्चित करने के लिए हमें वनों की कटाई, प्रदूषण और अतिशोषण जैसी विनाशकारी मानवीय गतिविधियों को तुरंत रोकना होगा। जैव विविधता का संरक्षण कोई विकल्प नहीं बल्कि आज की बड़ी अनिवार्यता है जिसके पक्ष में हमें न केवल तर्क देना चाहिए बल्कि हर कदम उठाना चाहिए। अब मैं अपने विपक्षी साथी से एक और प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि क्या जैव विविधता शब्द का अर्थ केवल प्रजातियों की संख्या से है? बिल्कुल नहीं, जैव विविधता का मतलब सिर्फ प्रजातियों की गिनती से नहीं है। इसमें 3 मुख्य प्रकार भी शामिल हैं: प्रजाति विविधता, आनुवंशिक विविधता और पारिस्थितिक तंत्र विविधता। मैं दृढ़ता से कह सकती हूँ कि जीव जंतुओं की सुरक्षा केवल पर्यावरण की रक्षा का एक उप उत्पाद नहीं है बल्कि यह संरक्षण का केंद्रीय स्तंभ है जिसकी नींव नैतिक जिम्मेदारी और पारिस्थितिकीय अनिवार्यता पर टिकी है। इस पृथ्वी पर मानवों के साथ हर जीव जंतु को एक सहयात्री के रूप में जीने का न केवल अधिकार है बल्कि उसका अस्तित्व हमारे अपने अस्तित्व के लिए अनिवार्य है। प्रत्येक वन्य जीव प्रजाति, चाहे वह विशाल हाथी हो या एक नन्ही चींटी, एक जटिल पारिस्थितिक तंत्र में अपनी अद्वितीय भूमिका निभाता है। जब हम एक प्रजाति का संरक्षण करते हैं तो हम केवल एक जीव को नहीं बचाते बल्कि उस पूरे आवास को बचाते हैं जहां वह रहता है और अप्रत्यक्ष रूप से अगिनत अन्य प्रजातियों को भी बचाते हैं। यह छाता प्रजाति सिद्धांत संरक्षण का आधार है। अब मैं संक्षेप में यही कह सकती हूँ कि जैव विविधता का संरक्षण का मतलब जीव जंतु संरक्षण है और जीव जंतु संरक्षण का मतलब मानवता का संरक्षण है। हमें यह समझना होगा कि उनके जीवन का अधिकार हमारे जीवन की
राष्ट्रीय उद्यानों का निर्माण स्थानीय समुदायों को उनके पारंपरिक संसाधनों से दूर कर देती है, जिससे उनकी आजीविका प्रभावित हो जाती है। संरक्षण के पक्षधर जो अक्सर शीशे के घरों में बैठकर प्रकृति की नैतिकता पर भाषण देते हैं और आपको यह विश्वास दिलाते हैं कि हमें हर प्रजाति को बचाना चाहिए, मैं उस भ्रममुख और थोपे गए आदर्शवाद का पुरजोर विरोध करती हूँ। अब मैं अपने प्रतिद्वंदी प्राची विदुर से एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। क्या आप मानते हैं कि पारिस्थितिक तंत्र का संतुलन बनाए रखने के लिए जैव विविधता का संरक्षण आवश्यक है? हाँ, यह हमारे पारिस्थितिक तंत्र को स्थिर और स्वस्थ रखता है, जिससे हमें स्वच्छ हवा, पानी और भोजन मिलता है। जैव विविधता संरक्षण का हर एजेंडा एक अत्याधुनिक आर्थिक विलासित है, जिसका भार उन गरीब देशों और स्थानीय समुदायों पर डाला जा रहा है जहां अभी भी रोटी, कपड़ा और मकान जैसी बुनियादी जरूरतों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। पक्ष का यह भावुक तरकीब प्रकृति पहले है, वास्तव में गरीबों की हितों की उपेक्षा पहले है। ये आपसे कह रही हैं कि हमें हर प्रजाति को बचाना चाहिए, लेकिन इनका सारा ध्यान केवल उन आकर्षक और उपयोगी जीवों पर रहता है जैसे बाघ, हाथी या डॉल्फिन। मैं इनसे पूछती हूँ कि क्या ये फसलों को बर्बाद करने वाले कीड़ों या मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक जीवाणुओं के संरक्षण के लिए समान जुनून दिखाएंगी? बिल्कुल नहीं। इनका यह चुनिंदा संरक्षण ही दर्शाता है कि इनकी नैतिकता के वादे खोखले हैं। एक गरीब राष्ट्र को यह धमकी दी जाती है कि यदि वे अपने वन नहीं बचाएंगे या औद्योगिक विकास को नहीं रोकेंगे तो उन्हें सहायता या निवेश नहीं मिलेगा। यह विकासशील देशों को हमेशा के लिए पिछड़ा बनाए रखने की एक सोची समझी अंतरराष्ट्रीय साजिश है, जिसे पक्ष वैश्विक जिम्मेदारी का मीठा नाम देते हैं। अब मैं अपने प्रतिद्वंदी प्राची विदुर से एक प्रश्न और पूछना चाहती हूँ। तो क्या आप मुझे बता सकती हैं कि संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण रणनीति क्या है? जी हाँ, जैव विविधता आश्रित क्षेत्रों की स्थापना और प्राकृतिक आवासों को उनके प्राकृतिक रूप में संरक्षित करना सबसे महत्वपूर्ण है। जैव विविधता को बचाने के लिए आवंटित किया जाने वाला भारी वित्तीय बजट एक गंभीर चुनौती है। यह पैसा उन क्षेत्रों में भी लगाया जा सकता है जहां इनकी सबसे ज्यादा जरूरत है, जैसे स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा या पीने का साफ पानी। इतिहास गवाह है कि प्रजातियां विलुप्त होती रहती हैं और प्रकृति ने नए तरीके से अनुकूलन किया है। हमारा ध्यान मानव केंद्रित समाधानों पर होना चाहिए, न कि एक प्रकृति के महंगे बीमा पर। हमें याद रखना होगा, एक राष्ट्र की असली शक्ति उसके लोगों का कल्याण है, न कि उसकी भूमि पर मौजूद हर छोटे बड़े जीव की गिनती। हमें संरक्षण नहीं बल्कि सत मानव केंद्रित विकास की आवश्यकता है। धन्यवाद। तो आप सभी ने देखा कि प्राची और इल्मा ने कितने अच्छे तरीके से पक्ष और विपक्ष बोला और आप सभी को आशा समझ में भी आया होगा, यह मैं उम्मीद करता हूँ। अब मैं आमंत्रित करता हूँ पक्ष की ओर से नंदिनी और विपक्ष की ओर से चेल्सी को, और इनका विषय है राष्ट्रीय जल नीति 2016। क्या जल प्रबंध के लिए बनी हमारी नीति सिर्फ कागजों तक ही सीमित है या ये वाकई में जमीन पर कोई बड़ा बदलाव ला रही है? मैं नंदी खारी राष्ट्रीय जल नीति 2016 के पक्ष में हूँ। मेरी साथी चेल्सी इस नीति के विपक्ष में अपने तर्क देंगी। मैं उस दिन को याद करती हूँ जब हमारे गांव में पानी की एक एक बूंद के लिए लंबी कतारें लगती थी। आज इस समस्या से जुड़ी राष्ट्रीय जल नीति 2016 पर बात के लिए उपस्थित हूँ। पर्यावरण संरक्षण आज के समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। जलवायु, मिट्टी और जीव जंतुओं का अस्तित्व हमारे अस्तित्व से जुड़ा हुआ है। राष्ट्रीय जल नीति 2016 इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है जो जल संसाधनों के सतत उपयोग और संरक्षण पर बल देती है। हर नागरिक का कर्तव्य है कि वह जल और पर्यावरण की रक्षा करे। व्यक्तिगत स्तर पर हमें जल का अपव्यय नहीं करना चाहिए, जल संचयन अपनाना चाहिए, पेड़ लगाने और प्रदूषण को कम करने का प्रयास करना चाहिए। यदि हर व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी समझे तो पर्यावरण की रक्षा अपने आप हो सकती है। जल है तो कल है, यह कहावत हम सब ने तो सुनी ही होगी। क्या हम सब इसके वाक्य समझते हैं? इस सवाल के साथ मैं आज राष्ट्रीय जल नीति 2016 पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आज मैं आप सभी के सामने इस मंच से यह सवाल उठाना चाहती हूँ कि क्या यह नीति इतनी
सकता है। मैं विपक्ष की ओर से यह कहना चाहूंगी कि यह नीति तो अच्छी थी, पर सरकार की नीयत यानी काम करने का तरीका ठीक नहीं था। क्या इन समस्याओं की जिम्मेदारी केवल ना मैं विपक्ष की ओर से यह कहना मैं यह साबित करूंगी कि नीति तो अच्छी थी, पर नीति और नियत के बीच का अंतर ही हमारी जल समस्या की सबसे बड़ी जड़ है। आप सबने पानी के बारे में बहुत अच्छी बातें तो सुनी होंगी, जैसे पानी हमारा जीवन है, पानी हमको बचाना चाहिए, पानी बिना सब सूना। पर यह हमारी सरकार भी यही कहती है। उन्होंने 2016 में राष्ट्रीय जल नीति भी बनाई थी, पर यह नीति आज भी कागजों पर बंद है। ऐसा लगता है जैसे मानो सरकार ने एक सुंदर कहानी लिख दी पर उसको पूरा करना भूल गई। अगर ऐसा नहीं होता तो हमारे देश के इलाकों में लोग पानी की एक एक बूंद के लिए तरसते नहीं, नदियां साफ होती, खेत का पानी कम नहीं होता। यह दिखाता है कि नीति तो बनी पर उसको ठीक से लागू नहीं किया गया। अब मैं अपने पक्ष के साथी से यह प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि क्या वह नीति आज भी कागजों पर ही बंद है? नहीं, नीति सिर्फ कागजों पर बंद नहीं है। सरकार ने राष्ट्रीय जल नीति 2016 के माध्यम से कुछ प्रमुख मांग रखी है, जैसे जल के न्यायपूर्ण वितरण की व्यवस्था, सरकार जल संरक्षण हेतु योजनाएं बनाती है, जैसे जल जीवन मिशन, नमामि गंगे, अटल भूजल और योजना आदि। इन योजनाओं में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जल संरक्षण को बढ़ावा मिला है। सरकार की जिम्मेदारी है कि वह कानून बनाकर प्रदूषण फैलाने वालों पर नियंत्रण रखे और नागरिकों को जागरूक करे। यह नीति जल प्रबंधन में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को पूरी तरह से अनदेखा कहती है, जो कि एक बड़ी चूक है। अंत में यह कहा जा सकता है कि पर्यावरण संरक्षण में सरकार की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है, परंतु केवल सरकारी प्रयास ही नहीं, जब हर नागरिक अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी समझे और सरकार अपनी नीतियां प्रभावी रूप से लागू करे, तभी पर्यावरण की रक्षा संभव है। निष्कर्ष में मैं यही कहना चाहूंगी, सरकार की भूमिका और मांगे पर्यावरण संरक्षण के लिए आवश्यक और उचित है। राष्ट्रीय जल नीति 2016 के माध्यम से सरकार ने जल संरक्षण की दिशा में एक ठोस कदम उठाया है और नागरिकों को इसमें सहकार्य भागीदारी निभानी चाहिए। पक्ष की बातें सुनने में तो अच्छी लगती हैं, पर जमीनी हकीकत से मेल नहीं खाती। सरकार केवल नीतियां बनाती है, लेकिन उन्हें लागू करने में उनकी इच्छा शक्ति कमजोर है। मेरी वाद विवाद प्रतियोगिता का मकसद सिर्फ जीतना नहीं, बल्कि सरकार को उसकी जिम्मेदारी का एहसास दिलाना है, ताकि देश के हर नागरिक तक पानी की पहुंच बन सके। यह सिर्फ पानी की बात नहीं, यह हमारी आने वाली पीढ़ी के भविष्य की बात है। अब मैं अपने पक्ष के साथी से यह प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि सरकार की नीति को ठीक से लागू न करने का क्या परिणाम हुए? लोग पानी के लिए तरसने लगे, नदियां साफ नहीं हुई और नदियों का पानी जमीन पर कम नहीं होता। मैं अपनी साथी की बात से सहमत नहीं हूँ। सिर्फ कागज पर लिखी अच्छी बातें और पानी की बड़ी योजनाएं कमी को दूर नहीं करती, बल्कि पानी बचाने के लिए सरकार को अपने वादे निभाने होंगे, अपनी जिम्मेदारियां समझनी होंगी। जब तक सरकार पानी के मुद्दे को चुनाव जीतने का मुद्दा समझती रहेगी, तब तक हमारे देश में पानी की समस्या ऐसे ही रहेगी। अब मैं अपने पक्ष के साथी से यह प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि पानी की समस्या का समाधान क्या है? मैं अपने प्रश्न को दोबारा से दोहराना चाहती हूँ, पानी की समस्या का क्या समाधान है? यही तो है फर्क। हमारे सवाल में दम है, इनके पास जवाब नहीं। धन्यवाद। आप सभी को हमारी बात ध्यानपूर्वक सुनने के लिए धन्यवाद। मैं आशा करता हूं कि यहाँ पर उपस्थित सभी को इन छात्राओं का प्रदर्शन पसंद आया होगा। तो एक बार इन सभी के लिए तालियां बजाकर बताइए कि कैसा लगा। तो अब मेरा सभी श्रोताओं से अनुरोध है, अगर आपको पसंद आया और आपने कुछ ना कुछ सीखा जरूर होगा, तो मैं आमंत्रित करता हूं श्रीमान मंगल सिंह चपराना जी को, जो कुछ जरूरी बातें बताएंगे।
विवाद प्रतियोगिता कराने के लिए किसके यहाँ? हमारा स्टाफ जो भी टीचरों ने जिन टीचरों ने इसमें हिस्सा लिया है, मैं उन्हीं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि इसलिए कि उन्होंने ये विवाद प्रतियोगिता का जो भी ये प्रोग्राम कराया है, ये बहुत अच्छे तरीके से कराया है। और इसी के साथ साथ मैं उन बच्चों को भी धन्यवाद देना चाहूँगा जिन बच्चों ने इसमें हिस्सा लिया है। और इसी के साथ साथ जो भी बच्चे बैठे हुए हैं, मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा। और मैं एक बात सबसे पहले कहना चाहूँगा कि हिंदी विवाद प्रतियोगिता क्यों कराई गई है। और मेरे तो सब बच्चों से ये कहना है कि जब भी कोई भी आपसे यहाँ प्रोग्राम होता है तो आपके दिमाग में सबसे पहले ये बात आनी चाहिए कि इसे हम कर क्यों रहे हैं। और ये आपको अपने टीचरों से पूछना चाहिए कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब हम कोई भी प्रतियोगिता कराते हैं तो उससे हमें क्या क्या फायदे होते हैं। तो जो मुझे लगता है तो उसमें सबसे पहले नंबर पे तो हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करने के लिए इससे अच्छा कोई भी प्रोग्राम नहीं हो सकता। जिस बच्चे में जो भी प्रतिभा होती है या जो भी रुचि होती है, उसी के हिसाब से वो चलो रहने दो। जिस बच्चे में जो भी प्रतिभा होती है या जो भी उसकी रुचि होती है, उसी के हिसाब से बच्चा उसमें भाग लेता है। और उसके जो मौलिक उसमें गुण हैं, वो गुण उसके यहाँ मंच पे एक मंच मिलता है, मंच पे उसे रखने का मौका मिलता है, जिससे उसका आत्मविश्वास बढ़ता है और जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। तो जो भी प्रोग्राम हमारे यहाँ होते हैं, तो आपके बच्चे का तो अधिकार भी है ये कि ये पूछना कि क्यों। और अब मैं ये बात करूँगा कि आज के इस प्रोग्राम के बारे में। तो इसका मेन सबसे अच्छा तो ये था कि इन्होंने कंटेंट अलग अलग रखे थे, अलग अलग टॉपिक रखे थे जिनके ऊपर आप सबको बोलना था। तो जैसे महिला सशक्तिकरण की अगर हम बात करें तो इसमें आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से पक्ष में भी रखा और विपक्ष में भी बोले और उदाहरण भी बहुत दिए आप लोगों ने। तो मैं तो जो देख पा रहा हूँ आज विश्व के परिप्रेक्ष्य में भी और देश के परिप्रेक्ष्य में भी, और मैं अपने स्कूल के परिप्रेक्ष्य में भी जो देख पा रहा हूँ, तो महिला सशक्तिकरण के इससे अच्छा उदाहरण कोई नहीं मिल सकता। आज हमारे देश में अभी सिंदूर एक हमारा पाकिस्तान हिंदुस्तान का युद्ध हुआ था, उसमें सिंदूर का हमारा वो चला था ऑपरेशन। तो उनकी जो अगुवाई करी थी, जो पायलट थी, वो महिला थी। इससे अच्छा उदाहरण तो आपको देखने को क्या मिलेगा। और इसी तरीके से अगर हम बात करें, आज हम देख रहे हैं अपने स्कूल में, तो मेरे हिसाब से तो सब बच्चों भी हैं और टीचर भी हैं। तो आप लोगों ने महसूस करा होगा यहाँ, मैंने तो बहुत ही ज़्यादा महसूस करा है। आपने कैसे करा है, कैसे नहीं करा है, ये तो आप लोग देख रहे होंगे। पर मुझे जो महसूस हुआ है, क्या आज इस बात से मेरी से सहमत हो कि महिला सशक्तिकरण का उदाहरण आप यहाँ देखने को मिला या नहीं मिला? और मुझे तो अब ऐसा लग रहा है कि महिला सशक्तिकरण करते 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 हम इतने आगे पहुंच चुके हैं कि हमें अभी पुरुषों का सशक्तिकरण करना पड़ेगा। क्या आपने ये महसूस किया या नहीं किया? मैं बॉयज से पूछना चाहता हूं, क्या आपको महसूस हुआ या नहीं हुआ? तो इससे अच्छा उदाहरण तो और क्या देखने को मिलेगा। मैंने तो आज देख के यहाँ इतना अभिभूत हुआ मैं कि हमने तो इंदिरा गांधी के बारे में भी बोला नहीं देखी थी कभी, हमने संसद में जाके नहीं देखी। और अटल बिहारी वाजपेयी इतने अच्छे नेता हुए, वो भी नहीं देखी हमने। और मुझे तो आज ऐसा लगा कि इंदिरा गांधी तो नहीं देखी हमने, लेकिन आज के बच्चे यहाँ प्रतियोगिता में जो भाग ले रहे थे, क्या आपको नहीं लगा कि आप संसद भवन में ही बैठे हो?
इतने अच्छे तरीके से तो वहाँ भी हमारी संसद और विधानसभा भी नहीं चलती जिस तरीके से बच्चे यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे थे। और इसी के साथ साथ आपने पर्यावरण के ऊपर भी बहुत अच्छा डिबेट रखी, आपने ये वाद विवाद प्रतियोगिता जो भी रखी। इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि हमें पक्ष वाले भी बोले, विपक्ष वाले भी बोले। पक्ष ये था कि सरकार जो नीतियां ला रही है या सरकार जो भी प्रोग्राम चला रही है, सरकार का तो काम ये होता ही है कि अपने देश की भलाई के लिए, अपने पर्यावरण की भलाई के लिए जो भी कुछ कर सकती है। और सबसे अच्छी बात रही, विपक्ष के रूप में उन्होंने उनकी कमियां गिनवाई। और सबसे अच्छी बात तो ये होगी कि अभी एक बच्ची ने बोला था यहाँ कि हमें एक पेड़ लगाना चाहिए, हम उसमें कितना योगदान दे सकते हैं। और आज सब बच्चों से मेरी तो सभी से ये अपील है कि जितने बच्चे यहाँ हैं, आपने देखा या सुना कि पर्यावरण का कितना बड़ा खतरा आने वाले समय में है। जहाँ तक पर्यावरण की बात है, हमारा देश तो पहले से ही पर्यावरण के प्रति बहुत जागरूक रहा है, लेकिन समय के साथ साथ होता क्या है, जब विकास होता है तो बहुत सारे नुकसान होते ही होते हैं प्रकृति के। लेकिन उसमें सबसे बढ़िया बात यह है, नुकसान तो होएगा, लेकिन हम उस नुकसान की भरपाई किस तरीके से कर सकते हैं। तो उसमें जो भूमिका आप लोग निभा सकते हैं या जो हम निभा सकते हैं, हमें वो निभानी चाहिए। विकास भी जरूरी है और पर्यावरण बचाना भी जरूरी है। और पर्यावरण बचाने के लिए हमें करना क्या है, हमें जल का बहुत ही आने वाला हमारा कल का समय है, जल की बहुत बड़ी कमी होगी। हमारे एक प्रधानमंत्री हुए थे अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने अब से 20 साल पहले, 15 साल पहले बोला था कि आने वाला जो महायुद्ध होगा वो पानी के ऊपर होगा। तो उनका कहने का मतलब ये था कि ये आने वाले समय में इतनी बड़ी समस्या बन जाएगी पानी की कि जो हमारे आने वाली पीढ़ी है उसके लिए वो तरसेंगी पानी के लिए। उसके लिए हमें क्या करना है, अभी से हमें पानी का बचाव करना है, जल का संरक्षण करना है। और हम सब बच्चे भी अगर उसके ब्रांड एम्बेसडर बन जाएं तो हम अपने अपने क्षेत्रों में, अपने गांव में हम बहुत बढ़िया काम कर सकते हैं। तो मैं तो एक तो सभी बच्चों से आज ये प्रतिज्ञा करवाना चाहता हूं कि हम अपने जीवन में अभी से कि इस पे काम करेंगे। हर बच्चा सफाई अभियान में हिस्सा लेगा, हर बच्चा पानी बचाने के प्रोग्राम में शामिल होंगे। तो कल छुट्टी है, तो कल एक तो सफाई पे आप और फोटो जैसे आपने पहले डाले थे ऐसे ही फोटो डालना सब। और पानी के लिए तो आपके घर में ही अब समरसेबल चल रहे हैं, इन पे आप रोका टोकी करो कि भाई कम से कम चलाओ, जितनी जरूरत है इतना ही पानी इस्तेमाल करे जाओ। और इन सब के साथ साथ एक चीज़ और कहना चाहूँगा मैं कि 2 चीज़ हुई। एक तो ये पर्यावरण की बात हुई, आप लोगों ने सब ने कहा है कि हम इस पर काम करेंगे। एक चीज़ मैं और देख पाया हूँ आज यहाँ अपने एनआर ग्लोबल स्कूल में, महिला सशक्तिकरण के ऊपर आज ये मेन फोकस था। तो मुझे लगा कि वो तो हो ही रहा है महिला सशक्तिकरण, पर आज तो मुझे अपने स्कूलों के स्टूडेंट का भी सशक्तिकरण बहुत ही अच्छी तरीके से महसूस हुआ। और इन सब के लिए मैं एक बार पुनः सब टीचरों को धन्यवाद देना चाहूँगा और सब बच्चों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिस तरीके से वो अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं। और इसी के साथ मैं एक बात कहना चाहूँगा कि आने वाले समय में अपने आप को कोई भी बच्चा कमज़ोर ना समझे और ये ना समझे कि मैं ये काम नहीं कर सकता। जो बच्चा जो भी कुछ करना चाहता है अपने जीवन में वो अपने सोचे। और हमारी संस्था है या एनआर ग्लोबल स्कूल है या डॉक्टर विनय खारी हैं, डॉक्टर आरती चपराना है या हमारा स्टाफ है,
मैं आपको पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आप जिस भी क्षेत्र में जाना चाहते हो, जिसमें भी काम करना चाहते हो, उसमें आपको जितना आप सोचते हो उससे ज़्यादा सहयोग मिलेगा। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को समाप्त करना चाहता हूं। तो अब परिणाम का समय है। मैं आदरणीय निर्णायकगण से निवेदन करता हूं कि वो अपना निर्णय सुनाएं और विजेता घोषित करें। जैसे अध्यक्ष महोदय ने अभी आपको बताया कि सभी बच्चे जो यहाँ पर आए, जिन्होंने पार्टिसिपेट करा, वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग लिया, सभी विनर हैं। और जब ये वाद विवाद प्रतियोगिता चल रही थी तो मेरा चेयरमैन सर से डिस्कशन चल रहा था कि कहीं पर पक्ष शुरू में हमने देखा कि वो काफ़ी हद तक उनके जो पॉइंट्स थे या वो अपनी बातें रख रहे हैं, तो वो काफ़ी आगे चल रहे थे। और फिर एक सजेशन भी आया महोदय सर से कि पक्ष के रूप में कंटेंट ज़्यादा है, जब विपक्ष पे हम जो टॉपिक है, जहाँ पर हम राजनीतिक दृष्टिकोण जो पहला टॉपिक था, तो ये देखने में भी आया कि कहीं ना कहीं एक ड्यू एडवांटेज थोड़ा सा था पक्ष वाले विद्यार्थियों को, कि उसमें इतना कंटेंट आपको बहुत आराम से मिल जा रहा था। लेकिन फिर भी हमने जैसा समक्ष हमारे रहा, हमने उसमें कोशिश करी, और ये अत्यंत ही बहुत ही मुश्किल कार्य रहा इस बार। मुझे लग रहा है कि जब पिछली बार जो डिबेट हुई थी, इंग्लिश डिबेट, इस बार ये उससे भी थोड़ा कठिन हो गया है। तो जो पहली टीम आई है यहाँ पर, पक्ष तन्मय शर्मा, विपक्ष सैफ अली, बहुत ही क्लोज कॉल थी, लेकिन दोनों ने ही बहुत अच्छे से वक्तव्य करा। और मुझे बड़ी खुशी हो रही है इसको बताते हुए कि दोनों ही विनर हैं, लेकिन जो हाईएस्ट नंबर्स आए हैं दैट इज़ तन्मय शर्मा 49, सैफ अली 42। जो दूसरा ग्रुप है हमारा, शिवा खारी पक्ष और विपक्ष दीप गुजर, शैक्षिक सशक्तिकरण, तो ये दोनों ही जब इन्होंने वाद विवाद प्रतियोगिता में यहाँ पे भाग लिया तो बहुत ही सुंदर इन्होंने अपनी बातें यहाँ पे रखी, बहुत अच्छे तरीके से। और मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो गया कि किस तरीके से विनर को चुना जाए। यहाँ पर मुझे लगा थोड़ा सा शिवा ने बहुत अच्छे से स्टार्ट करा, और बीच में मेरी चेयरमैन सर से बात हो रही थी कि जो बच्चे बीच में कुछ अटक गए तो कुछ पॉइंट्स काट ले। तो चेयरमैन सर ने सजेशन दिया कि अगर इसको छोड़ दें, मतलब आप छोड़ सकते हो, हेजिटेशन को निकाल दीजिए, लेकिन मैंने उसको थोड़ा कंसिडर कर लिया है, अदरवाइज़ विनर हमारे लिए चुनना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो विनर हैं वो शिवा खारी हैं। लेकिन मैं ये बोलना चाहूँगा, विपक्ष में जो दीप ने अपने विचार रखे यहाँ पे, वो बहुत बढ़िया तरीके से रखे और बहुत अच्छे तरीके से टक्कर हुई। जो हमारा तीसरा ग्रुप है, सांस्कृतिक दृष्टिकोण, जहाँ पर पक्ष में सक्षम सिरोही, विपक्ष में अजीम चौहान। अगेन जैसे मैंने बताया कि बहुत ही क्लोज कॉल है दोनों स्टूडेंट के बीच में। जो यहाँ पे नंबर ऑफ पॉइंट्स, जैसे हमने देखा कि सक्षम बहुत क्लियर थे अपने स्पीच में, और शुरू से लेकर अंत तक उन्होंने उसी डोर को पकड़ के रखा। सक्षम इज़ द विनर हियर बिटवीन द अजीम। He got 51 points and Azim got 47. So many congratulations. अब यहाँ पर जो नेक्स्ट ग्रुप है और टॉपिक है आत्म गौरव। पक्ष में है वंश गोयल और विपक्ष में है कार्तिक मावी। और आई थिंक दिस वाज वन ऑफ द, मुझे माफ़ करिए मैं थोड़ी सी इंग्लिश बोल रहा हूँ इसमें, कि ये बहुत ही मुश्किल था और दोनों ने बहुत अच्छे तरीके से अलग अलग रूप में अपनी बातों को रखा। वंश गोयल और कार्तिक के दोनों के ही समान
अंक हैं, दोनों को 57 अंक मिले हैं और दोनों ने अपने अपने रूप में दोनों ही विनर हैं। यहाँ पर हमारे लिए किसी एक को विनर चुनना मुश्किल हो गया और दोनों ने बहुत अच्छे तरीके से अपनी यहाँ पे वाद विवाद प्रतियोगिता में हिस्सा लिया, तो दोनों ही विनर हैं। नेक्स्ट जो ग्रुप है, सामाजिक सशक्तिकरण, पक्ष वेदांश कुमार, विपक्ष प्रियांशु शर्मा। वेदांश एंड प्रियांशु, जिस तरीके से दोनों छात्र ने यहाँ पे बात रखी और जो इनका टॉपिक है सामाजिक सशक्तिकरण, मुझे ऐसा लगा कि बहुत अच्छा करा दोनों ने। दोनों की ही बराबर कुछ कमियां थी और यहाँ पर भी एक संतुलित अंक इनको मिले हैं, दोनों को बराबर अंक मिले हैं, दोनों ही विनर हैं। दोनों को 54 अंक मिले हैं। और अब हम नेक्स्ट ग्रुप की तरफ चलेंगे जहाँ पे गर्ल्स का फर्स्ट ग्रुप आता है और जिसको सुनने के बाद रोंगटे खड़े हो गए और हम सोचने पे मजबूर हो गए कि ऐसे भी वाद विवाद प्रतियोगिता हो सकती है। और अंशिका चौहान पक्ष, विपक्ष माही अधाना, और मुझे देख के बड़ा अच्छा लगा। मैंने इतना कभी ये सोचा नहीं था कि अंशिका की आवाज़ इतनी भी तेज़ निकल सकती है तो उन्होंने जो लेवल है जो आज प्रतियोगिता का वो कुछ उच्च स्तर पे ले गए और मैं बधाई देना चाहूँगा अंशिका चौहान, माही अधाना दोनों के लिए बहुत बधाई के पात्र है। दोनों ही विनर हैं, यहाँ पे किसी को चुनना बहुत मुश्किल है। मुझे तो ऐसा लगा असली में न लड़ लें, इतना इनका टफ कंपटीशन रहा। एंड चेयरमैन सर वो ऑल्सो सेइंग कि ये तो कमाल ही कर दिया इन्होंने, कि ऐसा तो हमने विधानसभा या विधान परिषद में देखते हैं कि इस तरीके से अपनी बातों को रख रहे। नहीं, बहुत सुंदर। मतलब हम बोल सकते हैं हिडन टैलेंट, जैसा हमने क्लास में ऐसा देखा नहीं है कि जिस तरीके से आज उन्होंने अपनी बातों को रखा, बहुत सुंदर। जो नेक्स्ट ग्रुप है वायु प्रदूषण अधिनियम 1981, यहाँ पर सना सैफी और प्रियांशी शर्मा, अगेन दोनों ने बहुत अच्छे तरीके से वाद विवाद यहाँ पर करा और दोनों ही विनर हैं। किसी एक को चुनना बहुत मुश्किल था हमारे लिए। जिस तरीके से हमने दोनों रूप देखे हैं इस वाद विवाद प्रतियोगिता में कि अलग अलग तरीके से भी रखा और एक तरीके से वो कोऑर्डिनेशन भी उनको बनाना था, जहाँ पे रुकना है, अपनी बात को कहना है, तो वो कोऑर्डिनेशन बहुत ही महत्वपूर्ण था और वो निरंतर बना रहा अंत तक, शुरू से लेकर इस एंड तक। और जो नेक्स्ट ग्रुप है वो है हमारे सामने, टॉपिक है वन संरक्षण अधिनियम 1980 और इसमें पक्ष में है अनुष्का जयंत और विपक्ष में है नैना। अपनी अपनी जगह पे अगर हमने बहुत सारे यहाँ पे ग्रुप रखे हैं जिसके बेसिस पे मार्क्स दिए हैं और ओवरऑल जब कैलकुलेशन करी गई है तो दोनों ही विनर हैं। अगेन बहुत मुश्किल है। अब हमारे सामने जो नेक्स्ट ग्रुप है ऊर्जा नीति 2009, पक्ष चेल्सी खारी और विपक्ष मानवी खारी। दोनों ही खारी हैं यहाँ पे और दोनों ने बहुत अच्छे तरीके से अपने बातों को रखा। कुछ जगह पे मुझे लगा, एक दो जगह पर मानवी खारी ने बहुत क्लैरिटी के साथ अपनी बात रखी और यहाँ पर चेल्सी खारी गॉट 49 मार्क्स एंड मानवी खारी गॉट 56 मार्क्स। तो मानवी खारी सेकंड। अभी हमने देखा ये टॉपिक पे भी कुछ डिपेंड कर रहा है, लेकिन लास्ट में हम देख रहे हैं विपक्ष थोड़ा भारी पड़ा है पक्ष पे। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है जल संरक्षण नीति 2012, पक्ष इंदु चौहान, विपक्ष सिया।
और यहाँ पर आई थिंक क्लियर कट विनर हैं। इंदु चौहान बहुत अच्छा करा। आई थिंक सिया इज़ इन क्लास 8th एंड इंदु इज़ इन क्लास 7th। तो ये भी थोड़ा हमें देखना, मतलब एक बेनिफिट मिलता है जो सीनियर स्टूडेंट हैं तो थोड़े वेल प्रिपेयर्ड है, लेकिन इंदु ने बहुत अच्छा करा। मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन। पूरा सुन लीजिए अभी। इंदु गॉट 44 मार्क्स, सिया गॉट 55 मार्क्स, तो सिया इज द विनर। लेकिन इंदु बधाई के पात्र इसलिए है क्योंकि वो उनसे छोटी क्लास में है और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से वाद विवाद करा सिया के साथ। वेरी गुड। जो हमारा सेकंड लास्ट है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्लोज कॉल रही। कभी तो मुझे लग रहा था कि प्राची बहुत अच्छा बोल रही है, कभी लग रहा है कि इल्मा बहुत अच्छी बोल रही है। तो पूरे निरंतर ऐसा चलता रहा कि पहले मुझे लगा प्राची विनर है, फिर एंड में आते 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 तो लास्ट में जब हमने कैलकुलेशन करा तो ये काफ़ी मुश्किल था हमारे लिए। प्राची गॉट 47 मार्क्स एंड इल्मा गॉट 49 मार्क्स। लेकिन लास्ट में आई थिंक जब उन्होंने सवाल पूछा और उन्होंने जब आंसर दिया, ऐसा 2 बार हुआ, तो मुझे 2 पॉइंट और देने पड़े प्राची को, तो दोनों ही विनर हैं। जो हमारा लास्ट ग्रुप है, राष्ट्रीय जल नीति 2016, पक्ष नंदिनी खारी, विपक्ष चेल्सी जयंत। और यहाँ पर अगेन काफ़ी क्लोज कॉल रही। लास्ट में थोड़ा सा कुछ हेजिटेशन था बीच में, लेकिन चेल्सी ने लास्ट में 2 से 3 पॉइंट और हासिल करे। और नंदिनी आई थिंक आंसर भी नहीं दे पाई थी जो आपने सवाल पूछा। लेकिन जो हम निरंतर देख रहे हैं इसमें जो हाईएस्ट नंबर हैं वो नंदिनी के हैं 40 नंबर, और चेल्सी गॉट 38 मार्क्स। सो विनर इज नंदिनी। मैं सभी विद्यार्थियों को बधाई देना चाहूँगा, उन्होंने इतना संयम रखा और इस वाद विवाद प्रतियोगिता में शामिल हुए। आपने सभी लोगों का उत्साह बढ़ाया और आप एक अच्छे श्रोता हैं, आप अच्छे से चीज़ों को सुनते हैं। और उसी के साथ मैं धन्यवाद करूँगा अध्यक्ष महोदय का कि उन्होंने इतना सारा समय आज इस प्रतियोगिता के लिए निकाला। तो प्लीज़ क्लैप फॉर चेयरमैन सर। हमें लगा था ये थोड़ी जल्दी हो जाएगा, लेकिन इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। और जो आपका एफर्ट है, आपकी जो वाद विवाद ने चेयरमैन सर को एंड तक बांधे रखा और हम यहाँ से अपनी कुर्सियों से हिल भी नहीं पाए। सो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, सीमा मैम, रश्मि मैम और सभी बच्चे जिन्होंने इस प्रतियोगिता में भाग लिया। और हमारे स्कूल का आपको पता ही है कि दैट वी आर वन ऑफ द फाइनेस्ट एंड वन ऑफ द नंबर 1 स्कूल, और उसको आप ऐसा काम कर करके बार बार उसको और याद दिला देते हैं। सो थैंक यू सो मच।